तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों क्लास 12th का जो आपका इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है, हिंदी में जिसको आप अर्थशास्त्र भी बोलते हैं, उसका एक इम्पॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। और ये जो सैंपल पेपर है आपका जो कल एग्जाम होने वाला है, यानी कि 17 मार्च 2023 को जो आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है, उसके अंदर आपको बहुत ज्यादा मदद करने वाला है। जी हाँ बच्चों, क्योंकि इस सैंपल पेपर के अंदर जो भी हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके कल के पेपर में आने के चांसेस है। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, और जो पैटर्न हम लोग डिस्कस करेंगे इस पेपर के अंदर, सेम पैटर्न में कल का आपका पेपर आने वाला है बच्चों। ठीक है, और ये हमारा सैंपल पेपर नंबर 2 होने वाला है। इससे पहले मैंने आपका इको का एक और सैंपल पेपर करवा रखा है, तो अगर आपने इकोनॉमिक्स का सैंपल पेपर नंबर 1 नहीं देखा है तो जा करके देख लीजिएगा, हमारे चैनल पे उसका वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। ये आपका सैंपल पेपर नंबर 2 है। और हाँ बच्चों, यहाँ पर एक चीज और आपको बोलना चाहूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहें, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। जितना ज्यादा आप इस वीडियो को लाइक करेंगे उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। अगर आप एक लाइक करते हैं तो इससे हमारा मोटिवेशन का लेवल लाखों करोड़ों अरबों खरबों गुना बढ़ जाता है। हमें लगता है कि आपके लिए वीडियोस लानी चाहिए और हम आपके लिए वीडियोस लेकर के आते रहते हैं। अंदर से आवाज आती है, जब ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करते हैं ना, तो अंदर से एक आवाज आती है कि जय सर क्या कर रहे हैं आप, फ्री क्यों बैठे हैं, बच्चों के लिए वीडियोस बनाइए ना। तो हम आपके लिए ज्यादा से ज्यादा वीडियोस बनाते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए आ गए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का घंटी या घंटा कुछ भी कह सकते हैं उसका आइकन शो करेगा। ठीक है, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ जाया करे, और आपकी जो तैयारी है बोर्ड एग्जाम के लिए वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्लास 12th है, हमारा सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, जिसका सब्जेक्ट कोड रहेगा आपका 030 यानी 030, और हिंदी में जिसको आप अर्थशास्त्र भी बोलते हैं। अगर मैं इको के पेपर की बात करूं इकोनॉमिक्स की, तो इसका पेपर 3 घंटे का होगा। आपका अधिकतम अंक जो रहने वाले हैं वो 80 रहने वाले हैं, यानी कि 80 नंबर का आपका पेपर आएगा। बात करूं अगर आपसे आपके बोर्ड के पेपर की, तो जो आपका बोर्ड का पेपर आएगा वो कुछ इस तरह का आएगा। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक सीरीज नंबर लिखी हुई रहेगी, एक सेट नंबर लिखा हुआ रहेगा जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, कोड नंबर वगैरह इस तरह से लिखा हुआ रहेगा। उसके नीचे चले तो कुछ बेसिक बातें आपकी लिखी हुई रहेंगी, जिनको अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। उसके नीचे चले तो यहाँ पर आपको सामान्य निर्देश देखने को मिलेगा, जिसको इंग्लिश में आप जनरल इंस्ट्रक्शंस भी कहते हैं। सामान्य निर्देश के अंदर आपको बता रखा है कि जो आपका पेपर है उसको 2 सेक्शंस के अंदर यानी 2 खंडों के अंदर बांट रखा है। खंड ए यानी सेक्शन ए जो रहेगा आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स वाला रहेगा, और खंड बी यानी सेक्शन बी जो रहेगा आपका भारतीय आर्थिक विकास वाला रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से 2 सेक्शंस के अंदर पेपर आएगा आपका। एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस आपसे 20 पूछे जाएंगे। उसके आगे चले तो यहाँ पर आपको बता रखा है कि 4 लघु उत्तरीय आधारित जो प्रश्न होते हैं वो हमसे पूछे जाएंगे, और ये 3-3 नंबर वाले क्वेश्चंस होंगे। इनका आंसर हमें 60 से 80 शब्दों यानी कि 60 to 80 वर्ड्स के अंदर इसका आंसर देना है। और यहाँ पर आपसे 4-4 नंबर के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 4 नंबर के जो क्वेश्चंस होंगे उनका आंसर आपको 80 से 100 शब्दों में देना है। 6-6 नंबर के जो क्वेश्चंस होंगे इनका आंसर आपको 100 से 150 शब्दों में देना है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक बातें यहाँ पर आपको बता रहा है। सारी चीजें आपका इंग्लिश में जनरल इंस्ट्रक्शंस करके आता है, हिंदी में इसको सामान्य निर्देश बोलते हैं, इंग्लिश में जनरल इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं। अगर आप इसको इंग्लिश में सेपरेटली रीड करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके यहाँ पर पूरा का पूरा रीड कर सकते हैं। वैसे तो मैंने आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में बाइलिंगुअल बता दिया है। ठीक है, वैसे आप यहाँ पर रीड भी कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक बातें रही जो आपका कल पेपर होने वाला है इकोनॉमिक्स का, उससे संबंधित आपको ये बातें पता होनी चाहिए। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं और सेक्शन वाइज देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं और कैसे हम उनका आंसर दे सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोग आ गए हैं सेक्शन ए के अंदर, जिसको हिंदी में आप खंड ए भी बोलते हैं। इसके अंदर हमसे मैक्रो इकोनॉमिक्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो पूछे जाएंगे। तो चलिए देखते हैं एक एक करके क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए। चलिए भैया पढ़ लेते हैं। यहाँ पर कथन नंबर 1 यानी कि स्टेटमेंट नंबर 1 क्या कह रहा है कि प्राथमिक तथा द्वितीय जमाए दोनों ही मांग जमाए हैं। ठीक है भैया। दूसरा स्टेटमेंट यानी दूसरा कथन क्या कह रहा है कि प्राथमिक तथा द्वितीयक जमाओ दोनों को ही आवश्यकता पड़ने पर चेक लिख करके निकलवाया जा सकता है, मतलब विड्रॉ किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखो दोनों चीज बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि कथन नंबर 1 और 2 दोनों ही सत्य है। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा आपका। स्टेटमेंट नंबर 1 है हमारा कि बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिपॉजिट्स आर डिमांड
डिपॉजिट, ठीक है। और स्टेटमेंट नंबर 2 है हमारा बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिपॉजिट कैन बी विड्रॉन बाय राइटिंग अ चेक एज अ एंड व्हेन रिक्वायर्ड, ठीक है। मतलब जब जरूरी होता है तो यहाँ पर चेक लिख के इसको विड्रॉ कर सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी मुद्रा की मांग का स्रोत नहीं है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, यानी अगर आपको विदेशी मुद्रा चाहिए, फॉरेन जो आपका रिजर्व होता है उसके अंदर बाहर का पैसा चाहिए, तो यहाँ पर उसका कौन सा स्रोत नहीं है। पहला दे रखा है आयात, दूसरा है शेष विश्व से पर्यटन, तीसरा है आपका विदेशों में निवेश और चौथा है उधार लेना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी है आपका, वो आपका कभी भी विदेशी मुद्रा की मांग का स्रोत नहीं हो सकता है, ठीक है। आप उधार लेकर के थोड़ी ना अपना वो विदेशी मुद्रा का जो स्टॉक है उसको बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, उधार लेना, ठीक है। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, तो रहेगा आपका टू बोरो, आपका जो है कि मतलब उधार। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या है कि एक पक्षीय हस्तांतरण होते हैं। अब एक पक्षीय हस्तांतरण जो होता है उसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनिलैटरल ट्रांसफर, ठीक है। तो ये क्या होता है भैया, ये वन वे पेमेंट होता है, यानी कि एक तरफा भुगतान होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से रहेगा कि यूनिलैटरल ट्रांसफर आर, तो वो रहेगा आपका वन वे पेमेंट। अगर आपको हिंदी समझ नहीं आता है, आई रिपीट, अगर आपको हिंदी समझ नहीं आता है क्वेश्चन का, तो इंग्लिश जरूर पढ़ लेना भाई, ध्यान रखना, क्योंकि हिंदी में कई बारी क्या होता है कि पर्यायवाची शब्द आपको दे देता है जो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो उसी क्वेश्चन का इंग्लिश रहेगा आपका वो आपको इजीली समझ में आ जाएगा अगर आप उसको समझने का प्रयास करेंगे तो, ठीक है। तो क्वेश्चंस का हिंदी और इंग्लिश दोनों को अच्छे से समझते हुए चलना, ताकि आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा कि क्वेश्चन में पूछा क्या है भैया हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसके आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, हमारा चौथा क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि वह निवेश है जो लाभ कमाने की भावना से प्रेरित होकर किया जाता है, जिसका आय से सीधा संबंध होता है। तो वह क्या होता है भैया, वो होता है प्रेरित निवेश। क्या होता है, प्रेरित निवेश। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि इट इज एन इन्वेस्टमेंट विच इज मेड विथ द मोटिव ऑफ मेकिंग प्रॉफिट विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इनकम, तो वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी हमारा एडुकेटेड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या है कि भारत में धन की आपूर्ति बढ़ सकती है यदि, यानी कि इंडिया जो है, हमारा जो देश है प्यारा भारत, इसके अंदर अगर पैसा बढ़ाना है, जो आपका मनी सप्लाई है वो बढ़ाना है, तो क्या क्या चीजें हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई जो है प्रचलन में अधिक धन डालता है, तो भारत के अंदर धन की आपूर्ति बढ़ सकती है। जो आरबीआई है, जो पैसा छापने का अधिकार है जिनके पास, तो वो अगर मान लीजिए दबा के पैसा छापते हैं आरबीआई जी, और इससे क्या होगा कि इंडिया के अंदर क्या होगा कि धन की आपूर्ति बढ़ जाएगी। अगला है यहाँ पर वाणिज्यिक बैंक अपने ऋण संचालन का विस्तार करते हैं, यानी ये जो कमर्शियल बैंक है अपना लैंडिंग ऑपरेशंस को बढ़ाते हैं, वो कर्जा उर्जा अच्छा तरीके से देते हैं, लोगों को ज्यादा से ज्यादा कर्जा देंगे, तो इससे क्या होगा, भारत के अंदर धन की आपूर्ति बढ़ जाएगी। और क्या लिख सकते हैं, केंद्रीय सरकार द्वारा कर दरों को कम किया जाता है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है टैक्स को रिड्यूस करता है, कम करता है, तो इससे भी मनी सप्लाई को बढ़ाया जा सकता है। और चौथा है भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक दर में वृद्धि की है। अगर यहाँ पर आरबीआई जो है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है, तो यहाँ पर हमारा भारत के अंदर सप्लाई मनी का नहीं बढ़ेगा, तो ये हमारा गलत ऑप्शन हो जाएगा। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए जो है हमारे यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मनी सप्लाई इन इंडिया कैन इंक्रीज इफ, तो यहाँ पर पहला दूसरा तीसरा ये तीनों चीज आप लिख सकते हैं, लेकिन आरबीआई अगर हाइक कर देता है बैंक रेट में, तो यहाँ मनी सप्लाई बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा भाई यहाँ पर हमारा, ठीक है। तो ये हमारा बिल्कुल गलत ऑप्शन, मतलब गलत कह लीजिए स्टेटमेंट हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट। अब हम लोग आ गए हैं छठे क्वेश्चन के अंदर। छठा क्वेश्चन क्या है हमारा कि मान लीजिए एक काल्पनिक अर्थव्यवस्था के लिए निम्नलिखित डेटा प्रस्तुत किया गया है। एक यहाँ पर मान लीजिए कि इमेजिन करने के लिए कह रहा है आपको कि उसके एक अर्थव्यवस्था है, एक इकोनॉमी है, उसके लिए यहाँ पर एक डेटा दे रखा है, और ये जो सभी आंकड़े जो दे रखा है, सभी डेटा जो दिया है, ये करोड़ों में है, ठीक है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर साल है आपका 2008, और यहाँ पर दर्शनीय निर्यात जो किया गया है, विजुअल आप कह सकते हैं एक्सपोर्ट जो किया गया है 280 करोड़ का है, और दर्शनीय आयात जो किया गया है वो 240 करोड़ का है।
अब साल है 2018, इसमें दर्शनीय निर्यात जो आपका किया गया है 580 करोड़ का है और दर्शनीय आयात जो किया गया है 460 करोड़ का है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीजें दे रखा है। अब उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है कि पहचानना है, यहाँ पर ये 2010 हो गया, एक सेकेंड, यहाँ पर आएगा आपका 2008, ठीक है, और यहाँ आएगा आपका 2018। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि पहचानना है 2008 से 2018 की अवधि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर आपका व्यापार संतुलन में सुधार हमें देखने को मिलता है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी बैलेंस जो होता है ना, वो ट्रेडिंग के अंदर हमें यहाँ देखने को मिल रहा है बच्चों। ठीक है, चलिए सेम यही आपका क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपका 2008 से 18 रहेगा, ये थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, और यहाँ रहेगा आपका इंप्रूवमेंट इन द बैलेंस ऑफ ट्रेड, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में 1 रुपए की करेंसी नोट जारी करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, वो आपको बताना है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। देखता हूं कि आपकी तैयारी क्या चल रही है, देखूं तो सही जो हमारे बच्चे हैं जो चैनल से पढ़ रहे हैं हमारे, उनकी तैयारी क्या चल रही है। आप मुझे बताइए कि भारत के अंदर जो 1 रुपए का नोट होता है, आपने 1 रुपए का नोट बहुत सारे बच्चों ने देखा होगा, बहुत सारे बच्चों ने नहीं देखा होगा, जिन्होंने नहीं देखा होगा गूगल करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि क्या भारत में जो 1 रुपए का नोट होता है वो भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई जारी करता है, या वाणिज्यिक मंत्रालय जारी करता है, या वित्त मंत्रालय जारी करता है, या फिर नीति आयोग जारी करता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, भारत के अंदर जो मनी होता है, जो पैसा कह सकते हैं आप, छापा जाता है या पूरा अधिकार होता है, 99% अधिकार जो है पैसे से रिलेटेड आपका आरबीआई का होता है। बट यहाँ पर 1-8% का छूट होता है जो कि अलग संस्थाएं देखती है। तो आपको मुझे कमेंट करके बताना है, जिसका सबसे अच्छा कमेंट आएगा, मतलब करेक्ट होगा कमेंट, उसको मैं हार्ट का सिंबल यानी दिल का सिंबल दे दूंगा, ताकि और बच्चे समझ सके कि बच्चे ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है कि भारत में 1 रुपए की करेंसी नोट जारी करने का जिम्मेदारी किसका होता है। ठीक है, तो चलिए कमेंट करके बताइए मुझे। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इशूइंग 1 रुपीज करेंसी नोट इन इंडिया, तो वो कौन है आप यहाँ पर बताइएगा मुझे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि एक भारतीय कंपनी ब्रिटिश कार कंपनी का अधिग्रहण करती है, मतलब एक भारत का जो कंपनी है वो ब्रिटिश कार कंपनी जो है उसको एक्वायर कर लेती है। इस लेन देन को डैश खाते के पक्ष में लिखा जाएगा, तो इसको पूंजी डेबिट खाते के रूप में लिखा जाएगा बच्चों। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि एन इंडियन कंपनी एक्वायर्स अ ब्रिटिश कार कंपनी, दिस ट्रांजैक्शन विल बी डेबिटेड इन फेवर ऑफ डैश अकाउंट, तो वो रहेगा आपका कैपिटल डेब्ट अकाउंट। ठीक है, डेबिट सॉरी। नौवां क्वेश्चन यहाँ पर देखिए बच्चों क्या पूछ रहा है, यहाँ पर बेसिकली 2 स्टेटमेंट दे दिया है आपको और उनको पढ़ना है, फिर बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है, मतलब कौन सा कथन जो है वो सही है और कौन सा गलत है। तो यहाँ पर हमारा कथन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है कि मौद्रिक नीति पर सरकार का संपूर्ण नियंत्रण होता है। ठीक है, चलो भैया। दूसरा यहाँ पर स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि राजकोषीय नीति पर केंद्रीय बैंक का संपूर्ण नियंत्रण होता है। तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट हमारे गलत है, कथन नंबर 1 और कथन नंबर जो 2 है हमारा बिल्कुल गलत है। तो डी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से रहेगा, स्टेटमेंट नंबर 1 की द गवर्नमेंट हैज कंप्लीट कंट्रोल ओवर द मॉनेटरी पॉलिसी, और स्टेटमेंट नंबर 2 क्या था हमारा कि द सेंट्रल बैंक हैज कंप्लीट कंट्रोल ओवर द फिजिकल पॉलिसी। तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, बोथ द स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि $1 बराबर में 80.50 पैसे यानी कि 80 रुपए 50 पैसे है, तो इतने रुपए को बदलने के लिए डैश डॉलर की आवश्यकता होगी। ठीक है, इतने रुपए को बदलने के लिए कितने की आवश्यकता होगी वो आपको बताना है। अभी कितने रुपए भैया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी कि आपका ये जो है 2 लाख रुपए है। ठीक है, तो 2 लाख रुपए अगर आपको चाहिए भैया तो कितना डॉलर आपको चाहिए यहाँ पर, तो 2 लाख के लिए आपको चाहिए 2484 यहाँ पर डॉलर। ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखिए आपके सामने मैंने गूगल खोल लिया है। गूगल पे हमें क्या सर्च करना है, गूगल पे सर्च करना है भैया $टू INR। ठीक है, यानी एक अमेरिकी डॉलर में कितना इंडियन रुपीज हमें मिलेगा। तो अभी एक अमेरिकी डॉलर में लगभग 82.69, लगभग यहाँ पर 82 रुपए 70 पैसे के आसपास हमें मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं 2400 कितना था हमारा, 84 ना, 2484, तो यहाँ पर देखिए ये आंकड़ा हमारा क्रॉस हो जाता है। तो हम लोग रेट ले रहे थे 80 रुपए का, यानी कि $1 80 रुपए मिलता है। समझ में आया आपको, यानी कि डॉलर टू INR का रेशियो होता है, ये डॉलर टू INR चेंज होता रहता है। जैसे कि अभी जो है $1 हमारा कितना मिल रहा है, 82 रुपए और लगभग 70 पैसे के आसपास मिल रहा है। हमने जो रेट निकाला था वो $1 बोले तो आपका कितना था, 80 रुपए 50 पैसे का रेट लिया था।
ठीक है, तो उसके हिसाब से हमारा इतना रुपए होने के लिए हमें चाहिए था 2484 समथिंग डॉलर। समझ में आया आपको? तो इस तरह से होता है, यानी कि अगर अमेरिका का 1 रुपए लाएंगे, अगर अभी के रेट के हिसाब से बोलूं तो हमारे यहाँ मिलेगा आपको 82.69। ये चेंज होता रहता है। ये आपका एक क्वेश्चन था और ये समझाने के लिए सिर्फ बता रहा हूँ, इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा आपका कि इफ $1 इज इक्वल टू 18.15 पैसा, देन जो है सो कि अप्रोक्सीमेटली आपको बताना है कितना पैसा हमें चाहिए होगा इतना रुपए करने के लिए। तो 2484 आपको यहाँ डॉलर चाहिए होगा अगर हमें यहाँ 2 लाख रुपए के आसपास करना है तो। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमारा 11वां क्वेश्चन है। ये मैंने प्रीवियस जो सैंपल पेपर करवाया था उसके अंदर भी ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा रखा है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए आपको एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ। ये कारण बताते हुए बताना है कि कौन सा इसके अंदर मध्यवर्ती उत्पाद है, वो फाइनल उत्पाद है, यानी कि कौन सा यहाँ पर मीडिएटर वाला प्रोडक्ट है और फाइनल प्रोडक्ट कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर बोल रहा है स्कूल द्वारा जो है सो कि खरीदा गया फर्नीचर। स्कूल जो फर्नीचर खरीदता है वो हमारा फाइनल प्रोडक्ट होता है, क्योंकि स्कूल उसको खरीद के इस्तेमाल करेगा। अगला है स्कूल कैंटीन द्वारा शीतल पेय की खरीद, यानी कि स्कूल का जो कैंटीन है वो पानी के बोतल के कई सारे यहाँ पर चीजें कैन वगैरह खरीदेगा या फिर सॉफ्ट ड्रिंक खरीदेगा, तो वो हमारा मीडिएटर यानी कि मध्यवर्ती उत्पाद है, क्योंकि स्कूल का कैंटीन उसको खरीद करके पुनः बिक्री के लिए उपलब्ध करवाता है, दोबारा बेचता है। समझ में आया आपको? वो प्रोडक्ट जो कंज्यूमर खरीदता है और अपने इस्तेमाल करने के लिए उसको खरीद लेता है, मतलब कि वो होता है हमारा यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट। और वो प्रोडक्ट जिसको रिटेलर यानी दुकानदार खरीदते हैं होलसेल रेट पर और वापस से उसको कस्टमर्स को बेचते हैं, तो वो होता है हमारा मीडिएटर वाला प्रोडक्ट, यानी कि आप कह सकते हैं मध्यवर्ती उत्पाद। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा कि गिव रीजंस एंड क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू इंटरमीडिएट प्रोडक्ट एंड फाइनल प्रोडक्ट। तो स्कूल का जो फर्नीचर है वो आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा, और जो सॉफ्ट ड्रिंक्स है या पानी की बोतलें हैं जो कैंटीन ने खरीदा है स्कूल की कैंटीन में, वो हमारा यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर वो होगा हमारा मीडिएटर वाला प्रोडक्ट। ठीक है, इंटरमीडिएट जिसको प्रोडक्ट आप भी बोल सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में। 12वां क्वेश्चन यहाँ पर देखिए बच्चों क्या पूछ रहे हैं हमसे कि केंद्रीय बैंक और वाणिज्यिक बैंक में अंतर स्पष्ट कीजिए। एक होता है आपका सेंट्रल बैंक, एक होता है आपका कॉमर्शियल बैंक। तो सेंट्रल बैंक और कॉमर्शियल बैंक में क्या अंतर होता है वो बताना है हमें। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा समझिए। सेंट्रल बैंक कौन सा होता है? केंद्रीय बैंक। जैसे हमारा देश भारत, प्यारा भारत, ठीक है, तो हमारे देश का जो सेंट्रल बैंक है वो है आरबीआई। ठीक है, और वाणिज्यिक बैंकों की अगर मैं बात करूं तो वो हो जाएगा आपका एसबीआई, एचडीएफसी, बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, ऐसे बैंक जो होते हैं वो आरबीआई जो है कि आपका वाणिज्यिक बैंक में आते हैं। इसको और अच्छी तरीके से थोड़ा, जैसे मान लीजिए कि एक देश में जो पैसा होता है, जैसे हमारे देश में 500 का नोट आप देखते होंगे, या फिर 2000 का नोट होता है, 1000 का नोट तो होबे नहीं करता है, 100 का नोट होता है, 50 का नोट होता है। तो ये सब छापता कौन है? ये छापता है हमारे देश का जो आदरणीय बैंक है आरबीआई, जिसको आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, जिसको आप सेंट्रल बैंक भी कह सकते हैं, हमारे देश का केंद्रीय बैंक भी कह सकते हैं। ठीक है, सरकार को अगर पैसा उसा का जरूरत होगा तो सरकार कहां से जाके पैसा लेगा? आरबीआई से जाके पैसा लेगा, कि बोलेगा आरबीआई जी मेरे को इतना पैसा का जरूरत है, मेरे को दे दीजिए, यहाँ पर मुझे हाईवे बनवाना है, ये बनवाना है, ये बनवाना है, जो भी बनवाना है। तो आरबीआई जो है गवर्नमेंट को पैसा देगी। अगर मान लीजिए हम जैसे आदमियों को पैसा, यानी एक नॉर्मल सिटीजन को पैसा चाहिए, तो हमें आरबीआई पैसा तो नहीं देगा, हमें आरबीआई जानता ही नहीं है। तो आरबीआई क्या बोलेगा? आरबीआई बोलता है कि आप जाकर के जो आपका यहाँ पर जो कमर्शियल बैंक है उनसे जाकर के पैसा लीजिए, लोन वगैरह लीजिए। तो हम लोग किसके पास जाएंगे? हम लोग यहाँ पर एसबीआई के पास जाएंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कह सकते हैं, एचडीएफसी बैंक हो गया या कोई और बैंक हो गया, इसके पास जाएंगे। और यहाँ पर जाने के बाद क्या बोलेंगे कि सर जी पैसा दे दीजिए ना, हमको थोड़ा लोन उनका जरूरत है, हमको अपना ठेला लगाना है, हमको 10,000 रुपए दे दीजिए। ठीक है, तो 10,000 रुपए ले लिया। या फिर मान लीजिए कि हमने बोला कि सर जी हमें पैसा यहाँ पर 10 लाख रुपए दे दीजिए लोन के रूप में, हमें एक रेस्टोरेंट खोलना है। तो यहाँ पर एसबीआई या एचडीएफसी या ऐसे ही जो बैंक है वो हमें लोन देंगे एज ए नॉर्मल सिटीजन। ठीक है, वो सारी चीजें देख करके हमें यहाँ पर लोन देंगे। तो ये होता है कमर्शियल बैंक। समझ में आया आपको? एक होता है आपका सेंट्रल बैंक, जो किसी देश का सेंट्रल बैंक होता है, जो पैसा वैसा छापता है और गवर्नमेंट को पैसा देता है। ठीक है, एक होता है आपका कमर्शियल बैंक, जो कि नॉर्मल सिटीजन्स को लोन देता है और एक नॉर्मल बैंक की तरह कार्य करता है। और अगर इस बैंक को पैसा का जरूरत होगा, मान लीजिए एसबीआई को पैसा का जरूरत है, एचडीएफसी बैंक को पैसा का जरूरत है, तो ये कहां पर जाएगा पैसा लेने के लिए? ये जाएगा आरबीआई के पास। आरबीआई के पास जाएगा, बोलेगा कि सर जी हमें पैसा दे दीजिए ना, थोड़ा पैसा कम हो गया है हमारे पास। तो आरबीआई इनको लोन देता है जो
जो है कि बैंक रेट पे या रेपो रेट जो होता है उस रेट पे इनको लोन मिलता है बैंक्स को, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर पूरा कॉन्सेप्ट होता है। आई होप कि आपको समझ में वही सारी चीजें जो मैंने आपको समझाई यहाँ पर एग्जांपल दे करके, वही सारी चीजें आपका यहाँ पर किताबी लैंग्वेज में दे रखा है, ठीक है। वीडियो को पॉज करके पूरा का पूरा रीड आउट आप कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको आंसर लिखना है। अगर आपका क्वेश्चन आ जाता है कि वाणिज्यिक बैंक यानी कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक यानी कि केंद्रीय बैंक क्या होता है, उसमें अंतर स्पष्ट कीजिए, तो आपको इस प्रकार से लिखना है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि यह जो आपका केंद्रीय बैंक होता है, सेंट्रल बैंक, यह देश का सर्वोच्च बैंक होने के नाते संपूर्ण बैंकिंग व्यवस्था पर नियंत्रण रखता है। पूरा जो बैंकिंग जो व्यवस्था होता है ना, बैंकिंग सिस्टम होता है, उस पे ऊपर पूरा कंट्रोल रहता है सेंट्रल बैंक का, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। और जो वाणिज्यिक बैंक होता है, ये बैंकिंग व्यवस्था का एक अंग मात्र होते हैं और केंद्रीय बैंक के आदेशों का पालन करते हैं। मान लीजिए कि आज ही आरबीआई ने कोई गाइडलाइंस जारी किया, तो सारे बैंकों को उसका पालन करना होगा भाई, क्योंकि ये सारे बैंक उसके अंडर में आते हैं आरबीआई के, ध्यान रखिएगा। वही सारी चीजें यहाँ पर बता रखा है। इसके आगे चले तो यहाँ पर यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक। तो आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है। सेंट्रल बैंक क्या होता है हमारा, जो किसी देश का कह सकते हैं मेन बैंक होता है, जो पूरा कंट्रोल रखता है बैंकिंग सिस्टम पे उस देश का, ठीक है। और भी कुछ चीजें यहाँ पर बता रखा है। और यहाँ पर आएंगे तो कमर्शियल बैंक के बारे में बता रखा है, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। इसके आगे चले तो यहाँ पर आपको एक अथवा दे दिया है, एक चॉइस दे दिया बेसिकली कि अगर आपको इफ ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता तो नीचे वाला क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। और वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करते चलिए। बहुत मेहनत लगता है आपके लिए वीडियोस बनाने में, जितना ज्यादा आप वीडियो को लाइक करेंगे उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। और वीडियोस को बनाने के लिए चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। इसी प्रकार की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का घंटी घंटा कुछ भी कह सकते हैं, उसका आइकन देखने को मिलेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से। इसके अथवा में देखिए क्या क्वेश्चन पूछा है कि पेट्रोल तथा डीजल कारों की बिक्री विशेषतः बड़े शहरों में निरंतर बढ़ रही है, इसके सकल घरेलू उत्पाद और कल्याण पर पड़ने वाले प्रभावों की व्याख्या कीजिए, ठीक है। यानी कि आप देखेंगे तो जो आपका पेट्रोल और डीजल वाला जो गाड़ी है, कार है, वो बड़े शहरों में जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता आदि में इसका बिक्री लगातार बढ़ रहा है। 20-20 महीने का वेटिंग है अगर आपको कार खरीदना है, कोई खास कार जैसे थार हो गया आपका, या फिर आपका फॉर्च्यूनर हो गया, या आप कह लीजिए बोलेरो हो गया, ऐसी गाड़ियां जो है ना लगातार बिक रही है। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया है कि इससे हमारा जीडीपी पर क्या प्रभाव पड़ रहा है और हमारा जो कल्याण है, समाज कल्याण है, उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। मतलब ओवरऑल हमें यहाँ पर चीजों को बताना है, समाज के बारे में और जीडीपी के बारे में। तो देखिए जैसे जैसे ये कार बिक रहा है तो इससे हमारा सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी भी बढ़ रहा है, क्योंकि ये एक फाइनल प्रोडक्ट है, ये अंतिम प्रोडक्ट है, इसको डायरेक्ट कस्टमर लेकर के जाता है और वो इस्तेमाल करता है, ठीक है। क्योंकि कस्टमर तो इसको रीसेल करेगा नहीं, तो ये यातायात को सुलभ भी बनाते हैं, अच्छा बनाते हैं, लेकिन इससे ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ट्रैफिक जाम, ये सारी समस्याएं होती है और यहाँ पर लोगों को बहुत सारी बीमारी भी होने लग जाता है प्रदूषण के कारण। तो इसका प्रतिकूल प्रभाव भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से आंसर आप लिख सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा कि द सेल ऑफ पेट्रोल एंड डीजल कार्स इज इंक्रीजिंग कंटिन्यूअसली स्पेशली इन बिग सिटीज, एक्सप्लेन इट्स इंपैक्ट ऑन जीडीपी एंड वेलफेयर। तो आपको आंसर कुछ इस प्रकार से लिखना है बच्चों, ठीक है। इसके आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 13वां क्वेश्चन क्या है कि सरकारी बजट का संसाधनों का पुनः आवंटन उद्देश्य समझाइए, ठीक है। जो सरकारी बजट होता है उसका जो संसाधन होता है उसका पुनः आवंटन क्या होता है। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि एक्सप्लेन द जो कि एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है कि सरकार अर्थव्यवस्था में अधिकतम लाभ तथा सामाजिक कल्याण के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए बजट की सहायता से संसाधनों का पुनः आवंटन करने का प्रयास करती है। संसाधनों के पुनः आवंटन हेतु सरकार लाभदायक क्षेत्रों में निवेश, वृद्धि, करों में छूट तथा आर्थिक सहायता प्रदान करती है। सरकार स्वयं भी ऐसी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कर सकती है जिनमें या कह लीजिए जिनके उत्पादन में निजी क्षेत्रों की रुचि न हो। सरकार सामाजिक जीवन पर दुष्प्रभाव छोड़ने वाली वस्तुओं के उत्पादन पर कर वृद्धि करके इन क्षेत्रों में निवेश को हतोत्साहित कर सकती है। कहने का मतलब यह है कि सरकार ओवरऑल जनता का फायदा ही देखती है, बेशक सरकार को उससे 1 रुपए का प्रॉफिट हो या ना हो, ठीक है। तो जनता का फायदा ही देखती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देखेंगे तो जो ट्रेन चलता है, जो पैसेंजर ट्रेन, अब वो जो पैसेंजर ट्रेन होता है उसके ऊपर एक डेटा रिलीज हुआ था, आई थिंक अगर मैं करेक्ट हूं तो, कि गवर्नमेंट यानी इंडियन रेलवे मान लीजिए उनको 1 रुपया कमाने के लिए 1.5 रुपया खर्च करना पड़ता है, 1.50 पैसा,
सोचिए, तो 1 रुपया कमाने के लिए 1.5 रुपया खर्च करना पड़ रहा है। इसका मतलब ये तो बजट इनका वो हो रहा है ना, मतलब माइनस में जा रहा है, इनका प्रॉफिट तो कुछ है ही नहीं है, सारा खर्चा ही खर्चा है। ठीक है, फिर भी गवर्नमेंट रेलवे क्यों चलाती है? ताकि जन सुविधा हो सके, जनता को उसका लाभ मिल सके। तो वही बातें यहाँ पर बता रखा है बच्चों। वीडियो को पॉज करके पूरा का पूरा रीड भी आप कर सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि एक्सप्लेन द रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट। ठीक है, तो आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है। इसके आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए कि पूर्ण रोजगार से क्या अभिप्राय है। पूर्ण रोजगार क्या होता है? इससे अभिप्राय अर्थव्यवस्था की ऐसी स्थिति से है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति जो योग्य है तथा प्रचलित मौद्रिक मजदूरी दर पर काम करने को तैयार है, उसे रोजगार मिल जाता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि मैं एक टीचर हूँ, ठीक है, और मुझे भैया, मैं टीचर हूँ और मेरे को सैलरी मिलना चाहिए यहाँ पर, मान लीजिए कितना, चलो 40,000 लगा लेते हैं। 40,000 एक अच्छा सैलरी है, ठीक है। 40K मुझे सैलरी मिलना चाहिए। मैं एक टीचर का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, चाहे आपका बीएड हो गया, सीटेट हो गया, ये सब क्लियर करके आ रखा हूँ, मुझे जॉब भी मिल गई, ठीक है, 40,000 की जॉब भी मिल गई, तो क्या हुआ? ये पूर्ण रोजगार माना जाएगा, क्योंकि जो मेरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके ऊपर मुझे जॉब मिल गई, उतना मुझे पैसा भी मिल रहा है। अब एक इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर मान लीजिए, तो उसको यहाँ पर सैलरी मिलनी चाहिए 50,000 की, और वो उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करके आगे आया, पढ़ लिख करके, उसको 50,000 की जॉब मिल गई, तो क्या हुआ? वो पूर्ण रोजगार माना जाएगा। समझ रहे हैं ना आप? यानी कि जो बंदा जो काम करने के लायक है और उस व्यक्ति को उतना काम करने का उतना पैसा मिल रहा है और वो काम मिल रहा है व्यक्ति को, तो ये पूर्ण रोजगार माना जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है हमारा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा कि व्हाट इज मीन बाय फुल एम्प्लॉयमेंट। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरह से फुल एम्प्लॉयमेंट के बारे में आपको बताना है। इसके आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है कि सरकार बजट घाटे से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो सरकार बजट जो घाटा होता है या सरकारी बजट जो घाटा होता है उसको थोड़ा सा समझिए कि बजट घाटे से अभिप्राय उस स्थिति से है जिसमें सरकार का बजट व्यय खर्च सरकार की बजट प्राप्तियों से अधिक होता है। दूसरे शब्दों में बजट घाटा सरकार में या सरकार के कुल व्यय की कुल प्राप्तियों का अधिकता है। कहने का मतलब यह है कि सरकार अगर यहाँ पर कमा रही है 100 रुपया और खर्च कर रही है यहाँ पर 120 रुपया, तो ये क्या हुआ? इसमें जो 20 रुपया निकल करके आए ये उनका घाटा है भैया, क्योंकि कमा तो 100 रुपया न रहा है और खर्चवा कितने कर रहा है भैया, यहाँ पर 20 रुपया एक्स्ट्रा खर्चा कर रहा है, तो ये उनका दिक्कत है। अब वहीं पर मान लीजिए एक बंदा यहाँ सैलरी कमाता है एक महीने का 15,000 रुपया, और वो बंदा आईफोन ले लिया, ठीक है, आईफोन ले लिया ईएमआई पे दिखावे के लिए कि अरे हमारे पास आईफोन है भैया। अब 15,000 उसका सैलरी है, वह उसका पर महीने का किस्त जा रहा है 20,000 रुपए, ठीक है, 20K। तो यहाँ दिक्कत हो गया ना भैया, उसका सैलरी से ज्यादा उसका तो किस्तें जा रहा है, ईएमआई जा रहा है, तो 5,000 रुपए तो उसको लोन लेना पड़ेगा ताकि वो अपना किस्त भर सके, ईएमआई भर सके। तो उसी प्रकार से गवर्नमेंट अगर 100 रुपए कमाती है तो बहुत चांसेस में 120 रुपया खर्चा करती है। अब ये जो 20 रुपया होता है या तो वो लोन लेके पूरा करती है या बॉन्ड्स के थ्रू पूरा करती है, अलग अलग मेथड से ये 20 रुपया कलेक्ट करती है ताकि सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है चल सके और देश को चलाया जा सके। समझ में आया आपको? वही सारी चीजें यहाँ पर आपका लिख रखा है किताबी लैंग्वेज में, वीडियो को पॉज करके आप यहाँ पर रीड आउट कर सकते हैं। चलिए, यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से जाएगा कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय गवर्नमेंट बजट डेफिसिट। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस प्रकार से आंसर आपको लिखते हुए चलना है। इसी क्वेश्चन के अंदर आपको एक अथवा दे दिया, एक चॉइस दे दिया बेसिकली कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता तो नीचे वाला क्वेश्चन इसके अथवा में, इसके चॉइस में देखिए क्या क्वेश्चन हमसे पूछा है कि मौद्रिक नीति तथा राजकोषीय नीति में अंतर स्पष्ट करो। यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में आपका इस तरह से रहेगा कि एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिजिकल पॉलिसी। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से। तो चलिए इसको थोड़ा समझते हैं। देखिए, मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति में क्या अंतर होता है। सबसे पहले देखिए राजकोषीय नीति, इसका अर्थ होता है इस नीति का संबंध सार्वजनिक आय, व्यय, ऋण एवं बजट से होता है। यानी पब्लिकली जो इनकम हो रहा है, खर्चा हो रहा है, जो कर्जा लिया जा रहा है, जो टोटल बजट है, उसका यहाँ पर रिलेशन होता है किससे? राजकोषीय नीति से। ठीक है, निर्धारण क्या होता है भैया? इसका निर्धारण वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है। यानी कि इसका जो पूरा का पूरा एक तरह से देखा रेखी है कि यहाँ पर क्या होगा नहीं होगा, तो वित्त मंत्रालय जो है वो इसको देखता है। ठीक है, प्रभाव क्या होता है? यह नीति अर्थव्यवस्था के सभी आर्थिक एजेंडे को प्रभावित करता है। और संगठक हम लिख सकते हैं कि इस नीति के मुख्य संगठक है कर हो गया, सार्वजनिक व्यय, वित्त व्यवस्था, घटे की और सरकारी ऋण। तो ये कुछ इस प्रकार से आंसर आप लिख सकते हैं। मौद्रिक नीति के बारे में आपके लिए क्या लिखेंगे कि इसका अर्थ होता है इस नीति का संबंध मुद्रा की पूर्ति, साख की उपलब्धता एवं लागत से होता है।
इसका निर्धारण क्या होता है भैया, इसका निर्धारण केंद्रीय बैंक के द्वारा किया जाता है, यानी आरबीआई यहाँ पर पूरा का पूरा चीज देखता है। प्रभाव क्या होता है, यह नीति मुख्य रूप से उत्पादों को प्रभावित करता है, जो उत्पाद हो रहा है ना प्रोडक्शन, उसको यहाँ पर ये प्रभावित करता है। संगठक आप यहाँ पर देख सकते हैं, बैंक दर, ये सारी चीजें आप यहाँ पर लिख सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखते हुए चलना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान रखिएगा, कई बार पेपर में आ जाता है यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 16वां क्वेश्चन है कि ऐच्छिक व अनैच्छिक बेरोजगारी के बीच में अंतर बताना है आपको। ऐच्छिक बेरोजगारी क्या होता है और अनैच्छिक बेरोजगारी क्या होता है, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको पहले करा रखा है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगर आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे पिछले 10 साल का, तो कई बार पेपर में आ चुका है क्वेश्चन था हमारा कि ऐच्छिक व अनैच्छिक बेरोजगारी क्या होता है। तो ऐच्छिक बेरोजगारी वह बेरोजगारी होता है जिसमें व्यक्ति जो होता है योग्य होता है और उसकी मजदूरी दर पर रोजगार या कार्य उपलब्ध होने के बावजूद जो है वो काम नहीं करता है, वो ऐच्छिक बेरोजगारी कहलाता है। मान लीजिए कि एक व्यक्ति को 50,000 सैलरी मिलना चाहिए उसके काम के अनुसार, वो सिविल इंजीनियर है और उसको 50,000 सैलरी मिल ही रहा है, लेकिन वो बोलेगा अरे हम सेठ आदमी, मालिक आदमी 85,000 पे काम करेंगे, पागल समझ रखा है, हम दुनिया का सबसे अच्छा सिविल इंजीनियर है, हमको चाहिए 50 लाख रुपया एक महीना का, हम नहीं काम करेगा, मालिक आदमी से काम करवाता है, पगला समझ रखा है। ठीक है, तो वो होता है हमारा यहाँ पर ऐच्छिक बेरोजगारी। उसके बाद आता है हमारा अनैच्छिक बेरोजगारी। ये क्या होता है, यह बेरोजगारी का वह रूप है जहां योग्य व्यक्ति बाजार में प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने के लिए तैयार है लेकिन रोजगार नहीं मिलता है। यहाँ पर बंदे को मान लीजिए 50,000 सैलरी मिलना चाहिए और उसको 50,000 सैलरी के लिए वो काम करने को तैयार भी है कि भैया दे दीजिए 50,000 सैलरी हमको मिलना चाहिए, इतना बहुत पढ़ लिख के आए भैया, पीएचडी कर लिए, ये कर लिए, वो कर लिए, बहुत पढ़ लिए भैया, बहुतों लाख खर्चा कर दिए, हमको जॉब दे दीजिए, और उसको वहां पर जॉब नहीं मिलता है, तो वो होता है अनैच्छिक बेरोजगारी। ठीक है, जिसको आप इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा कि डिफरेंशिएट बिटवीन वॉलेंटरी एंड इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, तो आपको यहाँ पर इस तरह से एक्सप्लेन करना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अगला क्वेश्चन है कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, इसकी क्या कमियां है वो आपको बताना है। तो वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होता है भैया, जब हम लोग यहाँ पर सामान के बदले पैसा नहीं देते हैं, मनी नहीं देते हैं, बल्कि सामान के बदले सामान देते हैं, तो वो होता है हमारा वस्तु विनिमय प्रणाली। एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था, जैसे गांव में क्या होता है, आइसक्रीम खरीदने के लिए हम लोग गेहूं चावल वगैरह देते हैं, तो आइसक्रीम वाला हमें आइसक्रीम दे देता है। ठीक है, तो ये वस्तु विनिमय प्रणाली होता है जिसके अंदर आप वस्तु के बदले वस्तु देते हैं, ये नहीं कि वस्तु के बदले पैसा देते हैं। आप दूध खरीदने जा रहे हैं अमूल दूध, तो अमूल दूध के बदले आप पैसा नहीं देंगे, दूध के बदले आप चावल दे देंगे, ठीक है, कुछ और चीज दे देंगे, तो वो होगा वस्तु विनिमय प्रणाली। लेकिन इसकी कमियां भी है, जैसे मान लीजिए कि एक बंदा है जिसके पास है आइसक्रीम और एक बंदा है जिसके पास है केला। ठीक है, तो कई बार क्या होता था कि ये केला दे करके आइसक्रीम ले लेता था, लेकिन मान लीजिए कि अगर ये केला जो है सो कि दे करके आइसक्रीम लेना चाह रहा है, आइसक्रीम वाला बोल रहा है नहीं नहीं दूंगा, मेरे को केला वाला खाना नहीं है, जरूरत नहीं है, तो क्या हुआ, इसका केला तो यहाँ पर वेस्ट हो गया एक तरह से। अब यहाँ पर ये दोनों आपस में ट्रेड यानी व्यापार भी नहीं कर सकते, तो ये इसकी कुछ कमियां आप लिख सकते हैं इस प्रकार से। यही चीज आपका किताबी लैंग्वेज में कुछ इस प्रकार से दे रखा है, वीडियो को पॉज करके आप पूरा का पूरा रीड कर सकते हैं कि जब एक वस्तु का विनिमय प्रत्यक्ष रूप में दूसरी वस्तु से होता है तो उसे वस्तु विनिमय कहा जाता है। अन्य शब्दों में वस्तु विनिमय प्रणाली उस प्रणाली को कहा जाता है जिसमें वस्तु का लेन देन वस्तु से किया जाता है। अब वस्तु विनिमय प्रणाली की कमियां भी होती है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि व्हाट इज बार्टर सिस्टम और व्हाट इज इट्स ड्रॉबैक, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये होता है बार्टर सिस्टम और इसके कई सारे ड्रॉबैक भी होते हैं। इसके आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है कि विदेशी मुद्रा की पूर्ति के स्रोतों का वर्णन कीजिए। फॉरेन जो मुद्रा होता है, जैसे आपका कुवैती दिनार हो गया, डॉलर हो गया, ठीक है, दिरहम हो गया, आपका चाइना का येन हो गया, ये जो बाहर का पैसा है, बाहर का करेंसी है, तो उसका सोर्स क्या होता है, हम लोग उसको कैसे ला पाते हैं अपने देश में। ठीक है, तो उसका सोर्स होता है भैया जब विदेशियों द्वारा घरेलू उत्पाद में प्रत्यक्ष वस्तुओं व सेवाओं की खरीद की जाती है। हमारे यहाँ से अगर कोई विदेशी बंदा एक सामान खरीदेगा तो हमें दूसरे देश का करेंसी मिलेगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया जिसका नाम रखा आपने ए, ठीक है, उस सॉफ्टवेयर का नाम रखा ए। इस सॉफ्टवेयर का काम है कि दुनिया में कोई भी वायरस हो उस कंप्यूटर के अंदर या फोन के अंदर, ये सॉफ्टवेयर उसको खत्म कर सकता है और डिटेक्ट करके वो पूरी तरह से डिलीट कर सकता है। तो एक यूएस का बंदा है, अमेरिका का बंदा, उसको लगा कि भाई क्या सॉफ्टवेयर बनाया है यार, ठीक है, मैं इसको खरीद लूंगा, मैं आपको इस सॉफ्टवेयर का देता हूं $10, $10
$10 तो बहुत कम हो गया। चलो मैं आपको इस सॉफ्टवेयर का देता हूं $10 लाख, अब दे दीजिए मुझे, दे दीजिए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इस ए नाम के सॉफ्टवेयर को इस अमेरिका वाले बंदे को बेच देंगे। तो वो जो $10 लाख है वो तो आपको आपके देश में मिल गया, इंडिया में मिल गए, लेकिन आप डॉलर थोड़ी ना यूज करोगे इंडिया में, आप तो INR यूज करोगे, यानी हमारे देश का पैसा यूज करोगे। तो वो डॉलर तो RBI के पास, गवर्नमेंट के पास चला गया, तो वो होता है आपका विदेशी मुद्रा। ठीक है, और उसी को इकट्ठा करके रखते हैं, जिसको बोलते हैं विदेशी मुद्रा भंडार, जिसको आप इंग्लिश में फॉरेन रिजर्व भी कहते हैं। ठीक है, तो अगर कोई विदेशी बंदा हमारे यहाँ से कोई वस्तु खरीदता है या कोई सेवा खरीदता है तो हमें वहां पर विदेशी मुद्रा मिलती है। और क्या होता है, विदेशियों द्वारा प्रत्यक्ष निवेश करना, यानी डायरेक्ट इन्वेस्ट कर रहा है कोई बाहर का बंदा, और इंडिया इज वेरी ह्यूज मार्केट, यहाँ पर बेचो सामान, चलो इन्वेस्ट करते हैं हम लोग $1000 बिलियन, और इन्वेस्ट कर दिया, उससे हमारे पास पैसा आ गया। विदेशी पर्यटकों का हमारे देश में भ्रमण, बाहर के जो देश के लोग आते हैं, चाहे इजराइल के हो गए, मिडिल ईस्ट के हो गए, अमेरिका के हो गए, आपके रशिया के हो गए, हमारे देश में घूमने आते हैं, तो विदेशी पैसा लेकर के आते हैं, यहाँ पर कन्वर्ट करवाते हैं इंडियन रुपीज में, और विदेशी पैसा यहीं छोड़कर चले जाते हैं। ठीक है, तो वहां से भी हमें बाहर का पैसा मिल जाता है। विदेशों में रहने वाले अनिवासी भारतीयों द्वारा भेजा गया धन या प्रेषण, यानी विदेश में जो हमारे देश के लोग रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, या वहां पर बिजनेस कर रहे हैं, वो हमारे देश में पैसा भेजते हैं वहां का, तो वहां से भी हमें पैसा मिल जाता है। वस्तुओं एवं सेवाओं का निर्यात करना, जो भी हम लोग चीज एक्सपोर्ट करते हैं सामान बना करके, तो उससे भी हम लोगों को बाहर का पैसा, बाहर का मुद्रा मिल जाता है, जिसको आप विदेशी मुद्रा भी कहते हैं। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या है हमारा, आई होप कि वो क्वेश्चन समझ में आया होगा कि विदेशी मुद्रा मांग के स्रोतों का वर्णन करें। कहने का मतलब यह है कि डिमांड क्यों है भैया, जाहिर सी बात है, मैं अगर आपको बोलूंगा कि मैं आपको यहाँ पर 1 लाख रुपए दे रहा हूँ, ठीक है, कितना दे रहा हूँ, 1 लाख रुपए दे रहा हूं, तो आप बोलेंगे कि सर जी आप मुझे 1 लाख दे रहे हो, अब तो भैया मैं आपका ये करूंगा, 1 लाख का वो करूंगा, मैं जाके आईफोन खरीद लूंगा, ये करूंगा। तो समझ में आया आपको 1 लाख रुपए का डिमांड क्यों है, क्योंकि आप उस 1 लाख रुपए को लेकर के जो चीज आपको समझ में आता है वो खरीद सकते हो, 1 लाख के अंडर वाली चीज है, या 1 लाख रुपए वाली, समझ में आया, कोई भी चीज खरीद सकते हो। तो उसी प्रकार से विदेशी मुद्रा जो होती है, बाहर का जो पैसा होता है, उसका डिमांड क्यों होता है, वो डिमांड इसलिए होता है क्योंकि विदेशों में वस्तुओं और सेवाओं के खरीदने के लिए, अगर आपको इंडिया में रह करके कोई सामान खरीदना है तो हमारे यहाँ का गांधी जी वाला नोट ले जाकर के आप खरीद सकते हैं, लेकिन अगर आपको विदेशों से कोई सामान खरीदना है तो हमें ज्यादातर जो ट्रेड है, जो व्यापार है, करना पड़ता है डॉलर्स के अंदर, तो हमें विदेशी मुद्रा चाहिए यहाँ पर, तो एक ये कारण हो गया। अगला है विदेशों में वित्तीय जैसे कि संपत्तियां, जैसे बॉन्ड हो गया, शेयर खरीदने के लिए, जैसे शेयर मार्केट में शेयर खरीदते हैं ना, तो उसी प्रकार से अगर आपको विदेश से शेयर खरीदना है, जैसे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज हो गया आपका, या फिर आपका और भी बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज है, वहां पर अगर कोई शेयर खरीदना है या शेयर मार्केट में पैसा लगाना है तो आपको वहां का करेंसी चाहिए होगा। ठीक है, तो एक ये कारण है कि इसका डिमांड है। अगला है विदेशी मुद्राओं के मूल्यों पर सट्टेबाजी करने के लिए, यानी कि आप देखते होंगे डॉलर टू INR इतना हो गया, INR टू डॉलर इतना हो गया, तो इन सब चीजों के लिए भी, सट्टेबाजी करने के लिए भी यहाँ पर हमें चाहिए होता है विदेशी मुद्रा। साथ ही साथ विदेशों में प्रत्यक्ष निवेश करने के लिए, अगर कोई इंडिया का बंदा है, बहुत अमीर है, विदेश में जाकर के दुकान खोलना चाहता है, मकान बनाना चाहता है, फैक्ट्री खरीदना चाहता है, तो उस बंदे को वहां का पैसे का जरूरत होगा, तो क्या करेगा, INR यानी इंडियन रुपीज लेकर के जाएगा, वहां का पैसा के हिसाब से कन्वर्ट करवा लेगा और वहां जाकर चीजों को खरीद लेगा। तो ये सारे कारण है जिस कारण से हमें बाहर के पैसे यानी कि विदेशी मुद्रा की आवश्यकता पड़ती है, उसकी डिमांड है मार्केट में। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा कि डिस्क्राइब द सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है, सोर्स क्या क्या है यहाँ पर आप देख सकते हैं। और अगला क्वेश्चन था हमारा कि डिस्क्राइब द सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज डिमांड, तो डिमांड आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके आगे चले तो यहाँ पर आपको एक अथवा दे दिया, एक चॉइस दे दिया बेसिकली, कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता तो नीचे वाला क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हैं। इसके अथवा में, इसके चॉइस में देखिए क्या क्वेश्चन है यहाँ पर कि सरकार की राजस्व प्राप्तियों और पूंजी प्राप्तियों के बीच उपयुक्त उदाहरणों के साथ अंतर यहाँ पर आपको बताना है। तो इसको थोड़ा सा समझिए। देखिए, राजस्व प्राप्तियां वे प्राप्तियां हैं जो ना तो कोई देनदारी पैदा करती हैं और ना ही सरकार की संपत्ति में कोई कमी लाती हैं। ठीक है, एक तरह से न्यूट्रल रहता है। उदाहरण के लिए सार्वजनिक उद्यमों आदि से प्राप्त कर, ठीक है, लाभांश आदि, जबकि पूंजीगत प्राप्तियां वे प्राप्तियां होती हैं या तो देनदारी पैदा करती हैं या सरकार की संपत्ति में कमी का कारण बनती है। उदाहरण के लिए उधार लेना या फिर विनिवेश करना, इन्वेस्टमेंट टाइप का चीजें। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है। जैसे कि यहाँ पर जो यहाँ गवर्नमेंट के लिए घाटे का सौदा होता है, बोरोइंग या कह लीजिए डिसइन्वेस्टमेंट करना। ठीक है, तो इस तरह से चीजें आप लिख सकते हैं। इसके आगे चले तो अगला क्वेश्चन, ये मुझे लगता है कि कल के पेपर में आने के चांसेस ज्यादा से ज्यादा है इस क्वेश्चन का, तो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
क्वेश्चन की श्रेणी में रखूंगा। ये पेपर में कई बार आ रखा है, ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से देखना भाई इस क्वेश्चन, ठीक है, मैंने समझा भी रखा है वैसे आपको। क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है कि प्रत्यक्ष कर तथा अप्रत्यक्ष कर में उदाहरणों की सहायता से अंतर बताइए। यानी डायरेक्ट आपका टैक्स क्या होता है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। तो देखिए प्रत्यक्ष कर समझते हैं, डायरेक्ट कर, ये एक ऐसा टैक्स होता है ना जो एक व्यक्ति डायरेक्टली भरता है। इसको थोड़ा सा समझिए बच्चों। यहाँ पर एक होता है अमीर आदमी जिसके पास पैसा ही पैसा होता है, ठीक है, तो वो सोचता है अरे यार इतना पैसा है मेरे पास, क्या करूं मैं इतने पैसों का। आईफोन मैंने खरीद लिया है यहाँ पर एक टीबी वाला, ठीक है, एक टेगाबाइट वाला। यहाँ पर मेरे पास मर्सिडीज कार है और साथ ही साथ बंगलो है मेरे पास, करूं क्या इतने पैसे का। तो सरकार बोलता है अरे सर जी इतना टेंशन काहे ले रहे हैं, चलिए काम कीजिए, टैक्स दे दीजिए मुझे जल्दी से इसमें से, ठीक है, आप 10,000 करोड़ कमा रहे हैं तो उसमें से कुछ करोड़ में हमें टैक्स दे दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वो होता है हमारा डायरेक्ट यहाँ पर टैक्स, जिसको आप कहते हैं, जिसमें इनकम टैक्स आ जाता है और भी बहुत सारा तरह का टैक्स आ जाता है, ठीक है। तो ये होता है डायरेक्ट टैक्स, समझ में आया आपको। एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। अब आप बोलेंगे इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, तो एक होता है गरीब लोग, ठीक है, गरीब लोग यहाँ पर देख सकते हैं, एक ये बच्चा है बेचारा बहुत गरीब है, इसके पास पैसा वैसा का इधर कमी है, चिल्लर इकट्ठा कर रहा है। सरकार बोल रहा है कि बेटा टैक्स तो तुमसे भी लेंगे, हम टेंशन काहे ले रहे हो। तो बच्चा सोच रहा है कि यार चिल्लर है हमारे पास और सरकार जो है इसमें से भी टैक्स लेगा, ये कैसे। तो यहाँ पर टैक्स ऐसे लेगा जैसे मान लीजिए आप गए दुकान से एक बिस्किट खरीद लिए, ये बिस्किट है आपका यहाँ पर मान लीजिए 20 रुपए का, कितने रुपए का, 20 रुपए का। तो एक्चुअली में बिस्कुट 20 रुपए का नहीं होता है, एक्चुअली में ये बिस्कुट आपका होता है 18 रुपए का। 1 रुपए बिस्कुट बनाने वाला कंपनी का प्रॉफिट और यहाँ पर 1 रुपए के आसपास यहाँ टैक्स लगा होता है। ये वेरी कर सकता है, अलग अलग बिस्कुट पे अलग अलग टैक्स लगता है, समझ में आया आपका। तो आप ये जो बिस्कुट खा रहे हैं ना इस पर भी टैक्स लग रहा है भैया। तो यहाँ पर कई सारे लोगों का ऐसा हो जाता है बिस्कुट पे भी टैक्स लग रहा है, क्या बात हो गया यार, बिस्कुट पे टैक्स लग रहा है, सरकार क्या कर रहे हो आप, एक बिस्कुट तो छोड़ देते। तो भैया यहाँ सरकार कुछ भी नहीं छोड़ा है, जो भी आपका पैक आइटम आप खरीदते हो अपने आसपास के दुकानों से, चाहे बिस्कुट हो गया, कोलगेट हो गया, नमकीन हो गया, लॉलीपॉप हो गया, भाई 5 रुपए वाला जो लॉलीपॉप आता है, ठीक है, उस पर भी टैक्स लगता है। तो सोचिए ये होता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स। कहने का मतलब ये है कि सरकार पैसा अमीरों से तो निकालता ही निकालता है डायरेक्ट टैक्स के रूप में, लेकिन जो गरीब होते हैं बेचारे, जिनके पास कम पैसा होता है, दिहाड़ी मजदूरी पे जो काम करते हैं जो व्यक्ति, उनसे भी पैसा निकाल लेता है यहाँ पर टैक्स के रूप में, ठीक है। तो ये होता है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स, समझ में आया आपको। और इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में आज तक आपने करोड़ों रुपया टैक्स दे दिया होगा। आप अपने पिताजी से पूछिएगा पिताजी कितना रुपया टैक्स दिए, तो आपके पिताजी बोलेंगे कि भैया हम टैक्स तो ऐसे नहीं दिए हैं, लेकिन हाँ आप अपने पिताजी को ये बता सकते हैं कि आपने डायरेक्टली टैक्स नहीं दिया है, लेकिन इनडायरेक्टली आपने करोड़ों रुपए का सामान आज तक खरीद लिया पूरे जीवन काल में और उसमें बहुत पैसा टैक्स के रूप में आपने दे दिया। समझ में आया आपको कि आपने भी बहुत टैक्स दिया है। अब अगली बार कोई आपसे बोले ना कि मैं बहुत अमीर हूं, मैं टैक्स देता हूं गवर्नमेंट को, तो आप उसको बोलना कि भैया तुम क्या समझ रहे हो, तुम अमीर हो तो टैक्स देते हो, गरीब है तो हम भी टैक्स देते हैं भाई। और आप में से कोई अमीर भी हो सकता है, कोई गरीब भी हो सकता है, कोई बुरा मत मानना भाई, सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको बताया है, ठीक है। चलिए जय हिंद। आगे सारा चीज आपका किताबी लैंग्वेज में कुछ इस तरह से दे रखा है, वीडियो को पॉज करके पूरा का पूरा रीड आप कर सकते हैं। प्रत्यक्ष कर यानी कि डायरेक्ट टैक्स और अप्रत्यक्ष कर यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सेम यही चीज इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, उसके बीच में आपको डिफरेंशिएशन बताना होगा। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं बच्चों। तो यही था हमारा जो इकोनॉमिक्स का सैंपल पेपर नंबर 2 था। इसका हमने ये पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया। अब इसका एक और वीडियो लाऊंगा जिसके अंदर आपका जो इसका सेक्शन बी है, जिसको आप अनुभाग बी भी बोलते हैं, जो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाला रहेगा, वो पूरा का पूरा कवर करेंगे। वो मैं इसका पार्ट 2 वाला वीडियो अभी कुछ देर में रिलीज कर दूंगा, उसमें आप देख सकते हैं। ये हमारा पार्ट 1 वाला वीडियो था। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा बच्चों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए। जितना ज्यादा आप इस वीडियो को लाइक करेंगे उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। अगर आप एक लाइक करेंगे तो इससे हमारा मोटिवेशन का लेवल लाखों करोड़ों अरबों खरबों गुना बढ़ जाता है। हमें अंदर से आवाज आती है कि सर क्या कर रहे हो, बैठे क्यों हो, व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम क्यों चला रहे हो, बच्चों के लिए वीडियोस बनाइए ना। तो हम आपके लिए वीडियोस बनाते हैं, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए आ गए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। इसी प्रकार की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। अभी तो पॉलिटिकल साइंस आना बाकी है, हिस्ट्री बाकी है, सबका पेपर आएगा, सैंपल पेपर। तो आप जरूर जो है सो कि सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा और ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है
बोर्ड एग्जाम्स के लिए वो और भी बेटर से बेटर तरीके से हो सके। आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलता हूं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।